हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड 1786 का अधिनियम। इन चारों के बारे में हम आज ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे चार्टर एक्ट। सबसे पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई थी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था। व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से जब 1600 ईस्वी में आई थी तो उसने 1757 यानी कि 1757 ईस्वी तक प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में काम किया इसने, जिसमें ये प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, केवल व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के अतिरिक्त को कोई काम नहीं था, बस व्यापार करने आई थी। लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ का कठपुतली शासक मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो मीर जाफ़र को जब वहाँ का नवाब बना दिया तो इससे टैक्स वसूलते थे, यानी कि अवैध वसूली किया करते थे। लेकिन 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी स्वयं अपने हाथों में ले ली। इसका मतलब ये था, दीवानी अपने हाथ में लेना का मतलब ये था कि दीवानी यानी कि बंगाल का जो रेवेन्यू था वो कलेक्शन स्वयं अपने हाथों में करती थी, किसी कठपुतली शासक से ना लेकर के स्वयं दीवानी अपने हाथों में ले ली थी, यानी कि अवैध वसूली स्वयं करती थी अब वो। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब वो व्यापारिक मामले से हटकर वो प्रशासन अपने हाथों में ले चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब प्रशासन जब अपने हाथों में ले चुकी थी तब ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश महारानी ने ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 का, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम पर नियंत्रण रखा जा सके। तो वहीं आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हमने पढ़ा था जो, जिसमें क्या काम किया गया था, कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने हेतु यह पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो गवर्नर होता था, जैसे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो गया था, तो प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद गवर्नर नियुक्त किया जाता था बंगाल में। तो अब जो गवर्नर हुआ करता था वो 1757 ईस्वी के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो उस गवर्नर का नाम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर नियुक्त करती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर नियुक्त किसी और को किया करती थी। लेकिन 1764 में जब दीवानी अपने हाथों में ले ली तो 1765 का हमने कल पढ़ा था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दीवानी स्वयं अपने हाथों में ले ली थी। इसका मतलब ये होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वयं का गवर्नर होता था बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गवर्नर स्वयं का होता था तब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हो गया कि जो गवर्नर होता था अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ना कहकर गवर्नर जनरल कह दिया गया, हमने ये देखा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक या व्यापारिक कार्य हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक निकाय की स्थापना की गई थी, जिसको COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन या प्रशासन है, प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण हेतु 4 सदस्यीय, यानी कि एक गवर्नर होता था, यानी कि गवर्नर जनरल होता था, एक गवर्नर जनरल होता था, और 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होती थी, काउंसिल होती थी। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी। तो ये प्रशासनिक कार्य देखा करती थी। प्रशासनिक कार्य और जितने भी कार्य होते थे, व्यापारिक कार्य, उन सब पर नियंत्रण ये रखती थी। COD इस पर नियंत्रण रखती थी, और ये प्रशासनिक कार्य जो होते थे वो काउंसिल देखती थी। फिर उसके बाद हमने देखा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1771 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ऐसा क्या किया था का, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर
सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण कम किया जा सके। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करके ब्रिटिश की सहायता कर सके, ब्रिटिश को पहुंचा सके धन संपत्ति। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमने देखा था कि एक अन्य निकाय BOC की स्थापना की गई थी, जिसको हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा था, जो कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को देखती थी। और जबकि जो पहले से स्थापित जो COD था, यानी कि एक तरह से द्वैत शासन लागू हो गया था। एक अन्य निकाय जो BOC था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तो प्रशासनिक कार्य देखेगा, प्रशासन को देखेगा, और COD जो पहले से मौजूद था वो व्यापारिक कार्य देखेगा। यानी कि बंगाल में एक तरह से द्वैत शासन लागू हो गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। फिर उसके बाद आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की बारी, जो 1786 का अधिनियम लाया गया था, जिसके लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के भारत आया था तो उसकी 2 शर्तें थी कि एक तो मेरे को सर्वोच्च कमांडर का पद दिया जाए, तो वो दिया गया था। दूसरी बात उसने ये कहा गया था, जो काउंसिल होती थी, काउंसिल में 1+3 सदस्य कर दिए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, तो इस काउंसिल के निर्णय को न मानने की शक्ति, यानी कि अधिभावी करने की शक्ति दी जाए, तो वो दी गई थी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1793। 1793 का चार्टर एक्ट ये पहला चार्टर एक्ट था, और चार्टर एक्ट हर 20 साल बाद आया करते थे। पहला चार्टर एक्ट 1793 आया था। 1793 के बाद पहला चार्टर एक्ट हर 20 साल बाद आते थे, तो पहले चार्टर एक्ट के बाद इसके 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद लास्ट में 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट आया। तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट आते थे। और चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, जब 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही देखते हुए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्तियाँ दी गई थी, वही शक्तियाँ 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा अन्य गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। यानी कि कॉर्नवालिस की अधिभावी शक्ति सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दी गई थी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। उसके बाद BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व कर्मचारियों का जो वेतन और भुगतान होता था, अब वो भारतीय राजस्व से होगा, ये तय किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। यानी कि काम ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं और वेतन यहाँ से ले रहे हैं, तो ये किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। कहने का मतलब ये है, ये चार्टर एक्ट के द्वारा हिंदुस्तान का शोषण और ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि हिंदुस्तान का जो दादा भाई जमनौर जी ने बताया था कि हिंदुस्तान का पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ड्रेन थ्योरी, तो वो चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चार्टर आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में देखते हैं कि क्या चीज़ें हुई थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ें ये हाईलाइट कर दी हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थीं ब्रिटेन में जो ये चाहती थी कि हमें भी भारत में व्यापार करने का मौका मिले, तो इसलिए अन्य कंपनियों को भी भारत में आने का मौका दिया गया। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के साथ साथ अन्य जब व्यापारी कंपनियां को भी भारत में व्यापार करने का मौका दिया, और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी बहाल रखा। चाय का व्यापार कर सकती है अकेली ये, और चीन का व्यापार, यानी कि चीन के साथ जब भी ये व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार होगा, और चाय का व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार होगा। ये 2 एकाधिकार अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए, और कोई भी कंपनी चाय का और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। दूसरी बात, इसमें कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुता स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश के राजा की प्रभुता स्थापित होने का मतलब ये है, अब लॉ बनाने में ब्रिटिश पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होगी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल पहले लॉ बना देती थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल पहले कोई भी लॉ बनाने के लिए खुद अधिकृत होती थी, लेकिन अब कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
नेक्स्ट, इसी के द्वारा ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट की बात चल रही है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी दी गई। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईसाई मिशनरियों को ये साफ कह दिया गया, आप भारत जाइए और वहाँ धर्म परिवर्तन करवाइए। इसका मतलब साफ सीधा ये था। यानी कि ईसाई कंपनियाँ, ईसाई मिशनरियाँ भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट कि 1,00,000 रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए। एजुकेशन के लिए दिए गए, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये जो फेस चल रहा था 1813 से बाद का, ये आंग्लवाद की नीति अपनाई गई। ये जो भी चीज़ें हैं, 1,00,000 रुपए एजुकेशन दिया गया, ईसाई मिशनरियाँ आ रही हैं यहाँ, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये सारी आंग्लवाद की नीति है। आंग्लवाद की नीति क्या है कि आंग्लवाद की नीति हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आंग्लवाद की नीति क्या होती है। अभी बस इतना जान लेते हैं कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण चल रहा था, ये 1860 तक चला था। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, जिसमें ब्रिटिश के लोग भारत को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे, जो ब्रिटिश भारतीयों को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे। 1813 से 1860 तक ये चरण चला था, जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का एक अच्छा उपभोक्ता बनाने के लिए मतलब ये मिशन चलाया गया था। तो उसको कहते थे आंग्लवाद की नीति। और उपभोक्ता, ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा उपभोक्ता तभी हो सकता था जब यहाँ के लोग एजुकेटेड हों, रूढ़िवादिता से बाहर निकलें। तो इसी के लिए एजुकेशन पर खर्च किया गया, ईसाई मिशनरियों को भेजा गया। तो ये इस चरण में ये सब चीज़ें हुई थी। ये था 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है दूसरा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में ये पहला निर्णायक कदम था। अच्छा, केंद्रीकरण कैसे निर्णायक था ये देखते हैं हम। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट ये हाईलाइट कर दिया है। इसमें कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जो होता था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर ना होकर के बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि पहले जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर को सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा गवर्नर जनरल कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर को। बंगाल का गवर्नर जनरल का मतलब होता था ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर के ऊपर माना जाएगा। लेकिन अब जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता था कि भारत का गवर्नर जनरल का मतलब ये होता था कि केवल मद्रास और बम्बई नहीं, अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इलाके हैं उन सब का जो प्रमुख होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि केंद्रीकरण की दिशा में यह निर्णायक कदम था, ये कहा जा सकता है। और मद्रास व मुंबई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि इन्हें कोई भी विधायी शक्तियाँ नहीं दी गई। विधायी यानी कि कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास रखा गया? भारत के गवर्नर जनरल के पास रखा गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा बंगाल में ही, लेकिन उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह करके भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ये केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल यानी कि संपूर्ण इलाके का ये गवर्नर जनरल होगा। तो इसके लिए ये निर्णायक कदम था। दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय वाली गतिविधियां समाप्त हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। यानी कि व्यापारिक कंपनी थी उससे कोई मतलब नहीं है, व्यापारिक कंपनी होगी तुम करते रहो अपना काम, लेकिन अब प्रशासनिक निकाय माना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय है भारत में। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अन्य सदस्य जोड़ा गया, जिसको चौथे मेंबर के रूप में जोड़ा गया। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था 1+4 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो प्रशासनिक कार्य देखती थी, प्रशासनिक कार्य या विधायी कार्य करती थी, वो सब कार्य एक संग करती थी। हमने फिर देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इनके सदस्यों की संख्या घटाकर 1+3 कर दी गई थी। 1 कौन है? 1 गवर्नर जनरल होता था, 3 अन्य सदस्य इसकी सहायता के लिए होते थे। और हमने
1833 के चार्टर एक्ट में देखा फिर से इसकी संख्या 1+4 कर दी गई है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब जो नया सदस्य, फोर्थ सदस्य, ये चौथा सदस्य जो जोड़ा गया है नया, ये लॉ मेंबर होगा। लॉ मेंबर, और लॉ मेंबर के रूप में किसको बुलाया गया? लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। ये लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना हुई, और इस विधि आयोग ने सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस लॉस, इन सब की स्थापना की। यानी कि जो भी नियम कानून होते थे उन्हें एक जगह संग्रहित किया, विधि का संग्रह या संहिताबद्ध किया। जैसे आज हम देखते हैं सीआरपीसी की सेक्शन, इसके अधीन ये प्रावधान है, तो ये सब चीज़ें जो भी सिविल कोड्स यानी कि सीआरपीसी की जो भी धाराएँ हैं ये लगती हैं, तो वो संहिताबद्ध की गई, यानी कि उनको एक मतलब उस कोड के रूप में लाया गया था। कोड के रूप में यानी कि सबको संग्रहित कर दिया गया था, इसकी ये सज़ा, इसकी ये सज़ा, इसके लिए ये प्रावधान होगा, इसके लिए वो। तो विभिन्न जो लॉज होते थे उन्हें एक साथ रखा गया था, तो इसको कहते हैं सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस लॉस। ये विधि का संग्रह संहिताबद्ध किया गया, जिसके लिए प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था 1834 में, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट लास्ट चार्टर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट जो था, अंतिम चार्टर एक्ट था। और इसमें क्या कहा गया था? फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। यानी कि गवर्नर के पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होती थी, वो हमने देखा था कि अब तक वही केवल लॉ बनाती थी, लॉ भी वही बनाती थी, यानी कि विधायिका का कार्य भी करती थी, और प्रशासन भी खुद ही संभालती थी, यानी एग्जीक्यूटिव का काम भी वही करती थी, प्रशासन भी वही करती थी। लेकिन अब से दोनों को कार्य को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कैसे किया गया? इसकी जो परिषद होती थी, गवर्नर जनरल इन परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और 6 नए पार्षद जो जोड़े जाएंगे इसको मिलाकर विधान परिषद कहा गया। यानी कि गवर्नर जनरल और जो 6 नए पार्षद जोड़े गए, इसको मिलाकर एक विधान परिषद बनी। और विधान परिषद क्या करती थी? ये लॉ बनाती थी, यानी कि ये विधायी का कार्य करती थी, और इसी को हमने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ये जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, ये कहाँ से आएंगे? ये बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं दूसरे अर्थों में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि स्थान से, विभिन्न स्थानों से, जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, प्रांतीय प्रांतीय सरकार द्वारा गठन किया जाएगा इनका। ये 6 पार्षद, 6 में से 4 पार्षदों का गठन, तो स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हो गया था। और ये जो 6 नए पार्षद होंगे, इनसे मिलकर बनेगी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो विधायन का कार्य करेगी। विधायन यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाएगी, विधायन का कार्य करेगी। और जो पहले से सदस्य होते थे वो प्रशासन संभालेंगे। तो ये चीज़ें की गई थी हमारे 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अंतिम चार्टर एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल परिषद के दोनों कार्य, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो गए थे। दूसरा पॉइंट ये है, आईसीएस की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो गई थी। आईसीएस क्या होता था? इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज आईएएस के नाम से जाना जाता है, तो उस समय आईसीएस कहते थे। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता होती थी, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा अब इनका सिलेक्शन किया जाएगा। और भारतीय नागरिकों के लिए भी खुली, यानी कि भारतीय नागरिक भी अब दे सकेंगे परीक्षा। और पहले कैसे होती थी? पहले सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स घूस लेकर इसकी नियुक्ति कर देते थे, लेकिन अब एक परीक्षा होगी जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें भारतीय भी भाग ले सकेंगे। तो मैकाले समिति 1854 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। तो ये थे हमारे चार्टर एक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।